हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू फिनोलॉजी लीगल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीसी के अंडर दो मेजर ऑफेंसेस की। पहला कल्पेबल होमिसाइड और दूसरा मर्डर। ये दोनों ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम लॉ स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इन दोनों ऑफेंसेस में कई सिमिलैरिटीज़ है। लेकिन इन दोनों ऑफेंसेस को डिस्कस करने से पहले हम समझते हैं कि होमिसाइड क्या होता है। होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ मैन। तो होमो और कैडर, इन दोनों लैटिन वर्ड से होमिसाइड वर्ड को डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग या किलिंग ऑफ ए मैन। होमिसाइड को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। पहला है लॉफुल होमिसाइड और दूसरा है अनलॉफुल होमिसाइड। तो लॉफुल होमिसाइड का मतलब होता है वो सारे होमिसाइड जो कि जस्टिफाइड है बाय लॉ। इसके अंडर आईपीसी के सारे जनरल एक्सेप्शंस कवर हो जाएंगे, यानी सेक्शन 76 से लेकर 106 तक जो कि चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी में आते हैं, वो सारे इसके अंडर में कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपने लीगल ड्यूटी के परफॉर्मेंस में कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो वो मर्डर नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करेगा। अगर आपको जनरल एक्सेप्शन के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। अब दूसरा कैटेगरी अंडर होमिसाइड होता है अनलॉफुल होमिसाइड। अनलॉफुल होमिसाइड का मतलब होता है वो सारे होमिसाइड जो कि जस्टिफाइड नहीं है बाय लॉ। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। तो ये 4 पार्ट्स में से पहला पार्ट है कल्पेबल होमिसाइड, जो कि 299 में डिफाइंड है। सेकेंड है मर्डर, थर्ड है रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट और फोर्थ है सुसाइड। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर से रिलेटेड है। अगर कल्पेबल होमिसाइड को मुझे और डिवाइड करना हो तो मैं उसे डिवाइड कर सकती हूँ 2 पार्ट्स में। पहला कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर और दूसरा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो अब बढ़ते हैं हम कल्पेबल होमिसाइड के पूरे कॉन्सेप्ट्स की तरफ। कल्पेबल होमिसाइड डिफाइंड है सेक्शन 299 में और मर्डर सेक्शन 300 में। तो इन दोनों के डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों के डेफिनेशंस में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, फिर भी ये एक दूसरे से अलग है। तो अगर मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करूं, जैसे एक पर्सन है जिसने ब्लंट नाइफ से बी पे अटैक किया, वहीं दूसरी तरफ सी एक और पर्सन है जिसने डी पे एक शार्प नाइफ से अटैक किया। अब क्योंकि ए ने बी पे एक ब्लंट नाइफ या फिर ब्लंट चाकू से अटैक किया, तो यहाँ पे डेथ कॉज करने के चांसेस या डेथ होने के चांसेस है बहुत कम। लेकिन क्योंकि सी ने ऑन द अदर हैंड उसने एक शार्प नाइफ या नोकीले चाकू से अटैक किया डी पे, तो यहाँ पे डेथ कॉज होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम दो सिनारियोस को कंपेयर कर रहे हैं, एक जहाँ ए ने बी पे एक ब्लंट नाइफ से अटैक किया, दूसरा जहां सी ने डी पे एक शार्प नाइफ से अटैक किया। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में कल्पेबल होमिसाइड कौन सा होगा और मर्डर कौन सा, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कल्पेबल होमिसाइड को अच्छे से समझने के लिए हम उसके डेफिनेशन को कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स में ब्रेक करेंगे, जिसमें से पहला इंग्रेडिएंट है कॉजिंग डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड का ही एक पार्ट है, तो यहाँ पे किसी ह्यूमन बीइंग का डेथ कॉज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड ये एक ऑफेंस है, तो मेंस रिया तो इसमें होगा ही, इसीलिए किसी भी ऑफेंडर का इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो डेथ कॉज कर रहा है किसी पर्सन का। थर्ड इंग्रेडिएंट है कि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी। अब कोई भी बॉडीली इंजरी किसी पर्सन को इन्फ्लिक्ट करना जिससे चांसेस है कि उस पर्सन की डेथ हो जाए, तो इस कंडीशन में वो कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पे लाइकली वर्ड यूज किया गया है, यानी कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजिंग डेथ उस बॉडीली इंजरी के कारण बहुत कम होता है एज कंपेयर टू मर्डर। और लास्ट इंग्रेडिएंट होता है नॉलेज ऑफ फैक्ट की लाइकली टू कॉज डेथ। यहाँ पे भी लाइकली वर्ड को यूज किया गया है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो ऑफेंडर है उसे नॉलेज है कि वो कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे डेथ कॉज होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजिंग डेथ यहाँ पे भी लो होगी। तो कल्पेबल होमिसाइड में डिग्री ऑफ इंटेंशन कम होता है और डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ भी कम होता है एज कंपेयर टू मर्डर।
तो मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया था कि ए ने बी पे जो ब्लंट नाइफ से अटैक किया, अब वहां पे डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजिंग डेथ कम है एज कंपेयर टू सी के केस में, जहां उसने शार्प नाइफ से अटैक किया। इसीलिए ए वाला केस फॉल करेगा कल्पेबल होमिसाइड के अंडर और सी वाला केस फॉल करेगा मर्डर के अंडर। तो अब मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि कल्पेबल होमिसाइड में इंटेंशन और डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजिंग डेथ का फर्क होता है। तो अब मूव ऑन करते हैं मर्डर के कॉन्सेप्ट की तरफ। मर्डर स्टेटेड है अंडर सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी। अब मर्डर के डेफिनेशन को भी हम कुछ इंग्रेडिएंट्स में ब्रेक करते हैं, जैसे हमने कल्पेबल होमिसाइड के इंग्रेडिएंट्स को किया था। तो पहला इंग्रेडिएंट होता है कॉजिंग डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब मर्डर का फर्स्ट एसेंशियल कल्पेबल होमिसाइड के फर्स्ट एसेंशियल से बिल्कुल सिमिलर है, दैट इज दोनों में डेथ कॉज होगा। सेकेंड एसेंशियल है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अब मर्डर का ये सेकेंड एसेंशियल भी कल्पेबल होमिसाइड के सेकेंड एसेंशियल से एकदम सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है, मर्डर में डिग्री ऑफ इंटेंशन ज्यादा होगा और कल्पेबल होमिसाइड में डिग्री ऑफ इंटेंशन कम होगा। ये डिफरेंस है दोनों में। फिर तीसरा इंग्रेडिएंट है कॉजिंग बॉडीली इंजरी एज ऑफेंडर नोज लाइकली टू कॉज डेथ। यानी कि यहाँ पे भी लाइकली वर्ड जरूर यूज हुआ है, जहाँ पे ऑफेंडर एक ऐसा बॉडीली इंजरी इन्फ्लिक्ट कर रहा है किसी पर्सन पे जो कि रिजल्ट करेगा उसकी डेथ में, या जिस बॉडीली इंजरी के कारण उसकी डेथ कॉज होगी। लेकिन क्योंकि ये सेम एसेंशियल कल्पेबल होमिसाइड भी डील करता है, तो फर्क कहाँ पे आता है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ज्यादा होगी और यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड में कम। यानी कि बॉडीली इंजरी से डेथ कॉज होने की प्रोबेबिलिटी या चांसेस मर्डर में ज्यादा होती है। फिर फोर्थ इंग्रेडिएंट है नॉलेज दैट एक्ट डन इज सफिशिएंटली डेंजरस टू कॉज डेथ। अब यहाँ पे सफिशिएंटली वर्ड यूज हुआ है और कल्पेबल होमिसाइड में लाइकली वर्ड। तो यहाँ पे जो एक्ट ऑफेंडर कर रहा है वो इतना डेंजरस है या सफिशिएंटली डेंजरस है कि डेथ कॉज होगा ही। तो मेजर डिफरेंस मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में डिग्री ऑफ इंटेंशन का होता है और डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ का होता है, जहाँ पे सफिशिएंटली वर्सेस लाइकली वर्ड्स यूज होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन दोनों से रिलेटेड ये है कि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर। अगर इस वेन डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये बोलता है कि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर। तो जितने भी एसेंशियल्स या इंग्रेडिएंट्स हमने कल्पेबल होमिसाइड के देखे हैं वो सारे ऑटोमेटिकली मर्डर के एसेंशियल्स होंगे ही, लेकिन जो मर्डर के एसेंशियल्स है वो कल्पेबल होमिसाइड के एसेंशियल्स नहीं होंगे, क्योंकि सारे मर्डर्स कल्पेबल होमिसाइड होते हैं तो उसमें डेथ कॉज होगा, इंटेंशन भी होगा, बॉडीली इंजरी भी कॉज होगी और नॉलेज भी होगा कि उस एक्ट से किसी की डेथ कॉज हो सकती है, लेकिन डिग्री ऑफ इंटेंशन ज़्यादा होगा और डेथ कॉज होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो इस वेन डायग्राम से ये तो क्लियर है कि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड। सेक्शन 300 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सेप्शंस ऑफ मर्डर। तो जितने भी एक्ट इन एक्सेप्शंस के अंडर में फॉल होते हैं वो सारे बाउंस बैक कर जाते हैं कल्पेबल होमिसाइड में। तो पहला एक्सेप्शन ऑफ मर्डर है प्रोवोकेशन, इन सिंपल वर्ड्स यानी इंस्टिगेट करना। तो कोई भी पर्सन अगर किसी को प्रोवोक करता है कि वो किसी थर्ड पर्सन को जाके उसका मर्डर कर दे, तो यहाँ पे क्योंकि मर्डर प्रोवोकेशन का आउटकम है इसलिए वो प्रोवोकेशन को एज अ डिफेंस कोर्ट में यूज कर सकता है। लेकिन प्रोवोकेशन के भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, यानी कि इस एक्सेप्शन का भी कुछ एक्सेप्शन है, जिसमें पहला है कि प्रोवोकेशन वॉलेंट्री नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी का प्रोवोक करना जरूरी है, वॉलेंट्री प्रोवोकेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। सेकेंड ये होता है कि जब प्रोवोकेशन किसी पुलिस ऑफिसर के अपने ड्यूटी को या लीगल ड्यूटी को फुलफिल करने के कारण हुआ है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक पुलिस ऑफिसर है
और बी एक ऑफेंडर है जिसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो अब पुलिस ऑफिसर को राइट है कि वो बी को विदाउट एनी अरेस्ट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि ए ने बी को हैंडकफ किया, सो इस एक्ट की वजह से बी ने प्रोवोक होकर ए का मर्डर कर दिया। तो यहाँ बी प्रोवोकेशन को एज अ डिफेंस यूज नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे। तीसरा है कि यदि प्रोवोकेशन किसी भी पर्सन के अपने प्राइवेट डिफेंस को यूज करने के कारण हुआ है, उस केस में भी डिफेंस के तौर पे प्रोवोकेशन को यूज नहीं किया जा पाएगा। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए कोई ऑफेंडर है और बी एक विक्टिम। अब ए बी को सेक्सुअली हैरास करने की कोशिश करता है, सो बी अपने सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस में ए को हिट करती है, जिससे ए प्रोवोक हो जाता है और बी का मर्डर कर देता है। तो इस केस में भी ए प्रोवोकेशन को एज अ डिफेंस अगेंस्ट मर्डर यूज नहीं कर सकता क्योंकि बी ने उसे अपनी प्राइवेट डिफेंस में हिट किया था। अब सेकेंड एक्सेप्शन मर्डर का होता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर कोई पर्सन अपने प्राइवेट डिफेंस में किसी का मर्डर कर देता है तो वो जस्टिफाइड होगा और वो एक्सेप्शन के तौर पे काम करेगा क्योंकि वो अपनी सुरक्षा के लिए प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा है। थर्ड एक्सेप्शन होता है पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ। कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर अपनी ड्यूटी फुलफिल करने के लिए किसी को मार देता है, या जैसे अगर ए कोई पुलिस ऑफिसर है, उसे लॉ ने ऑथराइज किया है कि वो लाठी चार्ज करे पब्लिक पे क्योंकि पब्लिक मॉब लिंचिंग कर रही है, तो उस कंडीशन में अगर उस पुलिस ऑफिसर से किसी का मर्डर हो जाता है तो यहाँ वो इसे एज अ डिफेंस यूज कर पाएगा। फोर्थ एक्सेप्शन होता है नो प्रीमेडिटेशन, यानी कि मर्डर हुआ ऑन अ सडन क्वारल या सडन फाइट होना चाहिए, प्री प्लान नहीं होना चाहिए कोई भी फाइट। अगर सडन क्वारल हो रहा है और उसके आउटकम के तौर पे अगर मर्डर हो जाता है तो उस समय ये एक्सेप्शन हम यूज कर सकते हैं, लेकिन प्री प्लान नहीं होना चाहिए कोई भी फाइट। तो ये सारे हैं एक्सेप्शंस। अब हम देखते हैं सेक्शन 301। सेक्शन 301 बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस की। अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स एक पर्सन है जिसने वाई को मारने के लिए अपना गन फायर किया, लेकिन गलती से जेड की डेथ हो जाती है, तो अब उसके इंटेंडेड पर्सन की डेथ तो नहीं हुई लेकिन किसी थर्ड पर्सन की ही डेथ हो गई, तो क्या वो पर्सन लाइबल होगा फॉर कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर? तो आंसर होगा हाँ, वो लाइबल होगा क्योंकि भले ही उसके इंटेंडेड पर्सन की डेथ ना हुई हो लेकिन किसी और की डेथ हुई है ना, और उस पर्सन ने ये जरूर इंटेंड किया था कि वो किसी ना किसी का डेथ तो करेगा ही, भले ही किसी और की डेथ हो गई हो। तो इसलिए कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर से उस ऑफेंडर को चार्ज जरूर किया जाएगा। अब कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर इन दोनों के बारे में आप काफी कुछ जान चुके हैं। सो अब पनिशमेंट की बात करें तो सेक्शन 304 बात करता है कल्पेबल होमिसाइड के पनिशमेंट की, जो कि हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल की सजा या फाइन। वही सेक्शन 302 मर्डर के पनिशमेंट की बात करता है, जिसमें पनिशमेंट हो सकता है डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फाइन, लेकिन डेथ पेनल्टी कोर्ट थोड़ा कम ही अवॉर्ड करती है। सो इस कंडीशन में डेथ पेनल्टी सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही अवॉर्ड की जाती है। बचन सिंह का केस बहुत ही लैंडमार्क केस है, बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहां कोर्ट ने यह हेल्ड किया था कि डेथ पेनल्टी सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही अवॉर्ड किया जाएगा, तो डेथ पेनल्टी कम केसेस में ही यूज होता है। सो आई होप कि आपको कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर इन दोनों के सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस पूरी तरह क्लियर हो गए होंगे। ये सारे सेक्शंस कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के इसको बहुत अच्छे से जस्टिफाई करते हैं कि ये दोनों ऑफेंसेस कई हद तक सिमिलर है लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से अलग है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। ऐसे ही और वीडियो अपडेट्स पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही आईपीसी के और भी कई टॉपिक्स की जानकारी के लिए आप हमारे आईपीसी के कोर्स को एनरोल भी कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।